वो कहते हैं कि जीवन में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वाले तो केवल उतना प्राप्त करते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और बोला, लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती, लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो अभी हाल ही में आपका सीईटी का एग्जाम हुआ है, तो सभी साथी हों, सभी बच्चे हों, सभी अध्यापकगण हों, अलग अलग अपने विचारों के अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार अलग अलग बातें हम सुन रहे हैं कि भाई अभी इसमें जो भी नॉर्मलाइजेशन है वो परसेंटाइल होगा, या फिर जेड फॉर्मूला पे होगा, या फिर HSSC द्वारा कैसे किया जाता है, SSC द्वारा कैसे किया जाता है। तो इस तरह के कयास लगाए जा रहे, बार बार बातें जो भी चल रही, वार्तालाप, मंथन, विचार विमर्श जो भी चलते हैं, इसी पे चलते हैं। देखो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर हम देखते हैं तो लॉट ऑफ नंबर कैंडिडेट हैं जो आज बेरोजगार हैं, तो एग्ज़ाम तो देंगे। जनसंख्या यदि बढ़ेगी तो बच्चे बढ़ेंगे, और बच्चे बढ़ेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम है वो वन सिटिंग नहीं होता है, या तो 2 शिफ्ट में होता है, या 3 में होता है, या 4 में होता है। तो इस तरह की चीज़ें, तो अब इस तरह तो ये तो रही बात, जैसे कोई एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में है, 4 में है, 2 में है, तो ये भी जाहिर सी बात है कि सेम लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता है, क्योंकि सब बच्चों के लिए लेवल अलग अलग होता है। कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, कोई आर्ट स्ट्रीम का बच्चा है, ठीक है, कोई कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा है, तो सभी के अलग अलग सब्जेक्ट में बच्चे जो हैं दक्ष और पारंगत होते हैं। कोई किसी सब्जेक्ट में है, कोई किसी में, तो वो लेवल सेम नहीं होता है। और ये भी सच्चाई है कि कुछ एक ऐसे पेपर होते हैं जो थोड़े से लेंथी होते हैं, जैसे अभी सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, पहली और जो चौथी शिफ्ट थी उसमें तो कुछ लेंथी क्वेश्चन थे, जबकि आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था। लेकिन वो क्योंकि हमें समय का प्रबंधन करना होता है, टाइम मैनेज करना होता है। टाइम मैनेज के लिए जब एक तो लेंथी पेपर हो थोड़ा सा, उसमें 10 क्वेश्चन लेंथी हो, 5 क्वेश्चन लेंथी हो, एक वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, उसमें थोड़ा समय कम लगता है। तो चूंकि वो तो बच्चे का लेवल देखा जाता है, उस हिसाब से पेपर सेट होता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कौन सा सरल है, कौन सा कठिन है। जब HSSC हो, HPSC हो, SSC हो, ठीक है, कोई भी, जैसे कोई भी संस्था हो, तो जब बच्चों का शिफ्ट वाइज जब स्कोर देखा जाता है तो वो फिर पता लगता है भाई इसमें टॉप स्कोरर बच्चे 70+ अधिक हैं, यहाँ 60 तक ही बच्चे पहुँच रहे हैं, कुछ एक बच्चे ही 70। तो इस तरह की चीज़ें तो होती हैं। हम छोटी सी बात करते हैं। देखो एक तो जेड फार्मूला होता है, और एक ये इक्वी परसेंटाइल क्या होता है। परसेंटाइल वाला देखो कोई कुछ बताता है, कोई उसमें उसका भाग दे दो, इसमें हम एक सिंपल सी, आपको थोड़ा सा मैंने अध्ययन किया है इस पर 2-3 घंटे, तो एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। ये आपका जो परसेंटाइल क्या होता है, ये परसेंटाइल का मतलब परसेंटेज नहीं होता है। परसेंटाइल क्या होता है, ये पहले तो क्या होता कि ये जेड फार्मूला चलता था, उसमें जैसे मैं यहाँ हम सीईटी पे बात करते हैं। अच्छा एक और मैं बताता हूँ आपको, एक तो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और एक मेन फाइनल एग्जाम होता है। तो मेन जो फाइनल एग्जाम होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेन जो फाइनल एग्जाम होता है, उसी एग्जाम पे ही जब कट ऑफ बनती है, तो ये अलग प्रकार का जो आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता है। और जो आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें तो जहाँ तक मैं समझता हूँ जिसने जितना स्कोर कर लिया तो उसमें कटने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसका तो स्कोर खुद का ओरिजिनल स्कोर है, उसने तो प्रयास अच्छा किया है। पेपर ये उसकी किस्मत है, या उसकी तैयारी बहुत अच्छी है कि उसके लिए वो पेपर सरल है, ठीक है। हो सकता है कि भाई उसने प्रयास इतना अच्छा किया हो कि उसका स्कोर अच्छा है। तो शायद यहाँ तक मैं सीईटी में तो यही समझता हूँ कि जो पहली और चौथी जो शिफ्ट है उसमें 4 से 5 से 6 नंबर तक बढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी और तीसरी शिफ्ट में स्कोर कितना भी हो उसको एज इट इज माना जाता है, उसमें से घटाया नहीं जाता है, यदि वो केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी का मतलब केवल जो आपने निर्धारित कर दिया कि आपको 50 लेने हैं, तो वो 50 लेना ही सीईटी, वो ही एलिजिबिलिटी होती है। जिसमें एस्टेट में जनरल को 90 नंबर लेने हैं, तो 90 नंबर ही है उसके लिए मेन है, ना कि पेपर सरल है, कठिन है। तो मेरे ख्याल से आज तक एस्टेट में कभी भी किसी का स्कोर नहीं काटा गया है। हाँ, बढ़ाए गए हैं जो क्वेश्चन, जो 1-2 क्वेश्चन जो गलत होते हैं उसका बेनिफिट सभी को दिया जाता है, ठीक है। रिवाइज आंसर की होती है तो 1-2 नंबर बढ़ते हैं। तो इस तरह तो एस्टेट में तो देखा, लेकिन सीईटी तो चूंकि दूसरा ही सीईटी है, तो अब देखो ये नॉर्मलाइजेशन होती क्या है, कैसे होती है। लेकिन वास्तव में एक तो होता है जेड फार्मूला। जैसे मान लो मैं कहूँ कि 4 शिफ्ट है, देखो ये 4 शिफ्ट है, तो 4 शिफ्ट में हम बात करें, यहाँ एवरेज स्कोर 50 है, यहाँ 60 है, यहाँ 45 है, या 65 है। जैसे इस तरह से मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने बना दिया।
पहले बात करें जेड फॉर्मूला की, तो जेड फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि जो एवरेज जो स्कोर, ये टॉपर के स्कोर है, ये एवरेज स्कोर बना दिया। तो जैसे इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, जेड फॉर्मूला में किसी के घटाए जाते हैं, किसी को, जैसे मान लें इन चारों से कोई एवरेज स्कोर निकाल दिया, इन चारों से एवरेज स्कोर बना दिया 55, तो ये जो जेड फार्मूला होता है ये 50 वाला है, इसको 5 नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। ये जो 60 नंबर है, एवरेज 55 है, तो इसके 5 काट दिए जाएंगे, इसको 10 नंबर दे दिए जाएंगे, और इसके जो 10 नंबर काट दिए जाएंगे। तो ये तो जेड फॉर्मूला होता है जो पहले चलता था। अभी हाल ही में एक राजस्थान में आरपीएससी की भर्ती हुई थी, एसएससी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती होती है। तो इनमें क्या होता है, अब जैसे इक्विप जो परसेंटाइल होता है वो क्या होता है, ये फाइनल कोई एग्जाम होता है जिसमें कट ऑफ बनानी होती है। तो इसमें एक तो मैं ये बताता हूं कि जैसे मान लो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, परसेंटाइल जो है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिफ्ट की जो भी कोई हार्ड शिफ्ट है, कोई नॉर्मल शिफ्ट है, तो उसको उन सभी विद्यार्थियों के अंकों को बराबर किया जाता है। तो इसमें अभी मैंने देखा था कि परसेंटाइल जो होती है वो ये होती है कि पहले तो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ तुम्हें, एक अलग से बात समझाता हूँ कि मान लीजिए कि एक पेपर हुआ 4 शिफ्ट में, ठीक है। अच्छा, परसेंटाइल की मैं पहले बताता हूँ आपको कि परसेंटाइल क्या होती है, कि मान लो किसी कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर 90 नंबर आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 90 नंबर जो आए हैं, परसेंटाइल जो होती है रैंक से संबंधित होता है, उसका रैंक क्या है, ठीक है। जैसे 90 नंबर, उसके परसेंटाइल में 90 नंबर है, तो इसका मतलब है उसने 90% विद्यार्थियों से ज्यादा अंक लिए हैं और 10% विद्यार्थियों से उसके कम अंक हैं। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, वो मैं बताऊंगा। उससे पहले एक बात बताता हूं कि परसेंटाइल जो होती है वो जैसे 4 शिफ्ट है, एग्जाम कितने पे बच्चों ने दिया, जैसे मैं कहूं कि भाई एग्जाम जो है 4 लाख बच्चों ने दिया, जैसे बात ये आ गई कि एग्जाम 4 लाख बच्चों ने दिया, ठीक है। शिफ्ट कितनी है, 4 है। तो एक बात बताओ, यहाँ एवरेज जो परसेंटाइल की जाएगी कि 4 लाख बच्चों ने टोटल ऑल ओवर एग्जाम दिया, तो सभी शिफ्टों में ये लगा लो कि 1-1 लाख कैंडिडेटों ने पेपर दिया, क्योंकि 4 शिफ्ट है। तो एवरेज निकालेंगे तो कितने हो गए, ये हो गए आपके 1 लाख, ये बच्चों ने पेपर दिया। अच्छा जी, अब मान लीजिए कोई भी भर्ती है, क्लर्क की लगा दी मैंने, वैसे लिख दिया मैंने, क्लर्क की 400 वैकेंसीज है, ठीक है, 400 वैकेंसीज हैं। 400 वैकेंसीज हैं तो प्रत्येक शिफ्ट के कितने बच्चे लेने हैं इनको, ये परसेंटाइल होती है, प्रत्येक शिफ्ट के 100 बच्चे लेने हैं। अब कई कहते थे ना, मेरा नंबर कट गया, मेरे 90 नंबर के बाद में नहीं सिलेक्शन हुआ, उसके इतने कट गए, तो ये परसेंटाइल होती है कि सभी शिफ्टों में 100 बच्चे ही सिलेक्ट करने हैं। 400 टोटल है, 4 शिफ्ट है, यहाँ तक समझ में आ। तो अब मैं बात करूं कि अब ये सिलेक्शन कैसा होना है। जैसे मान लो पेपर हो गए, पेपर में यहाँ बच्चे के आ गई टॉप बच्चे के 65, यहाँ आ गए टॉप बच्चे के 50, यहाँ आ गए टॉप बच्चे के 45, यहाँ आ गए टॉप बच्चे के आपके आ गए 70। तो ये आपका टॉप बच्चे उठा लिए चारों शिफ्टों में से। अब ये परसेंटाइल में एक सूत्र क्या काम करता है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, तो इसमें इन्होंने एक सूत्र बनाया है। इन्होंने सूत्र क्या बनाया है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, ठीक है, कुल विद्यार्थी कितने हैं, और कुल विद्यार्थी में से किसी बच्चे का रैंक कौन सा है, रैंक निकालते हैं, क्योंकि परसेंटाइल में नंबर नहीं मायने रखते, रैंक मायने रखता है। रैंक निकाल देते हैं चारों शिफ्टों में, इसका रैंक कौन सा है, और इसमें भाग देना है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, और कुल विद्यार्थी है इसमें से 1 घटाना है और इसको 100 से गुणा करना है। ऐसे सिलेक्शन होता है, परसेंटाइल ये होता है। जैसे कुल विद्यार्थी कितने हैं, इसमें जैसे 1 लाख है, ठीक है, किसी बच्चे का रैंक आया 20वां, तो क्या करेंगे कि 1 लाख बच्चे हैं, इसका रैंक है 20वां, 50वां, 100वां, और नीचे कुल जो स्टूडेंट हैं इनमें से घटाना है 1 और इसको 100 से गुणा करना है। तो यहाँ जो स्कोर बनेगा ये देखा जाएगा कि ये जो 100 कैंडिडेट नौकरी लगाने हैं, तो किस शिफ्ट में कितने रैंक वाला है, उस हिसाब से 100 जो, अच्छा कैटेगरी को अलग अलग फायदा होगा, तो उस हिसाब से 100 बच्चों को कैटेगरी में बांटना है, जनरल, ओबीसी या और एससी जो भी है।
तो इस हिसाब से एक फॉर्मूला तय होता है परसेंटाइल में, इक्वी परसेंटाइल जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पहले जेड फार्मूला था, उसमें कई ऐसे एग्जाम थे जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी, तो उस हिसाब से नेगेटिव के हिसाब से वो उनका गिना जाता था। बाकी अब क्या है कि इस परसेंटाइल जो इक्वी परसेंटाइल होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग की कोई चक्कर नहीं। इसमें टोटल जो स्कोर है, टॉप स्कोर है, वो निकाल करके और उसके बाद उनको रैंक दिया जाता है, और फिर रैंक के हिसाब से ये स्कोर देखा जाता है किसका कितना है। 100 बच्चों में कौन कौन बच्चा, जैसे 50% जनरल में है, 27% जैसे जो ओबीसी में है, ऐसे 10% ईडब्ल्यूएस है, तो उस हिसाब से उन बच्चों को सेलेक्ट करके और इस फार्मूले से फिर उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। क्योंकि ये सीईटी तो क्या है, ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इसमें इस तरह का कोई मामला नहीं है मेरे ख्याल से। इसमें तो क्या है कि जिसका थोड़ा सा लेंथी पेपर है उसको थोड़ा सा फ़ायदा दिया जाएगा, 4-5 जितने भी नंबर बढ़ाए जाएंगे। बाकी जब भी कोई क्लियर कंडीशन होगी तो फिर आपको दोबारा अगली वीडियो में फिर बताता हूँ। जो भी साथी बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।